नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो क्लिनिक में मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। लेकिन चंद्रमा 3 नंबर में मौजूद है, इसका मतलब है कि आपकी मिथुन राशि है। अगर आपका चंद्रमा कहीं और मौजूद है तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए, ताकि महीना कैसे रहेगा ये संपूर्ण फल आपको पता चल सके। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गोचर के आधार पर है। आपको अगर विशेष कोई स्थिति हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। जो आप सामने देख रहे हैं 1 तारीख को प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, वो मैंने चार्ट में बनाया हुआ है। जो आपके रूलिंग प्लैनेट है यानी 3 नंबर के मालिक बुध, ये रहेंगे आपकी कुंडली के पंचम स्थान में। और 6 तारीख को ये चले जाएंगे छठे घर में, और फिर 26 तारीख को चले जाएंगे 9 नंबर राशि में यानी धनु में। दोस्तों, जन्म कुंडली के मालिक का पंचम में बैठना, सप्तम में बैठना ठीक होता है, क्योंकि लगन त्रिकोण राजयोग बनता है या केंद्र केंद्र का राजयोग बनता है। लेकिन जब ये छठे घर में चले जाते हैं जो रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, तो 6 और 26 के बीच में अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव आपके केस में जन्म कुंडली के या राशि के 5वें घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। क्योंकि एक ये त्रिकोण के मालिक हैं, इनको इसलिए 12वें घर का दोष नहीं लगता। और ये आपके केस में रहेंगे थर्ड हाउस में। उसके बाद चले जाएंगे 2 तारीख को चौथे घर में यानी कन्या में, और 29 को जाएंगे तुला में। यानी कहीं ना कहीं पूरा ही महीना ये चौथे घर में रहेंगे, और फिर महीने के एंड में 5वें यानी अपने घर में चले जाएंगे। दोस्तों, शुक्रदेव, अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी नॉलेज है तो शुक्रदेव 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, 6 नंबर में नीच के होते हैं। लेकिन चौथे घर में ये दिग्बली भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे, और जिस घर में ये नीच के हो रहे हैं उस घर का प्लैनेट छठे घर में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में शुक्रदेव भी अपना अच्छा रिजल्ट देने में असमर्थ होंगे। यानी कहीं ना कहीं संतान पक्ष की भी आपको चिंता रहेगी, या विदेश से रिलेटेड काम भी आपके थोड़े अटक सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्थितियाँ चेंज होंगी, ये तुला में चले जाएंगे, वहाँ से आपके काम बन जाएंगे यानी 29 तारीख के बाद। दोस्तों, शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के 8वें और 9वें घर के मालिक बनते हैं। और क्योंकि ये एक आपको त्रिकोण का घर मिल गया, इसलिए इनको 8वें घर का दोष नहीं लगता। इसलिए शनिदेव का भी 9वें घर के मालिक का होना और 9वें घर में ही बैठे होना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि ये वक्री चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही आएगा। आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता पक्ष की भी तरक्की होगी, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। महीने के शुरू में ये रहेंगे पहले घर में। चंद्रमा आपके लिए घर के मालिक है यानी सेकंड हाउस के, और इनका पहले घर में बैठना बहुत अच्छा है। 3, 4, 5 तारीख को सेकंड हाउस में रहेंगे, तो फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होना, धन का आगमन होना, कुछ माता पक्ष की या इवन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये अच्छा ही रहेगा। 6, 7, 8 तारीख को ये आ जाएंगे थर्ड हाउस में। चंद्रमा का थर्ड हाउस में आना भी अच्छा ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी। और वहीं पे आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे भी आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के चौथे घर में। यहाँ पे ये केतु के साथ कंबस्ट करेंगे। केतु डिग्री वाइज बहुत वीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चौथे घर में चंद्रमा का आना अच्छा नहीं माना जाता। कारक भाव नाशाय का दोष लगाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर जो होता है ये चंद्रमा का ही होता है। तो 8, 9, 10 तारीख को घर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें। माता पक्ष से मन मुटाव हो सकता है, उसको अवॉइड करें। कहीं ना कहीं ये दिन आप अच्छे से काट लें तो अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे चंद्रमा का आना इन जनरल अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य भी साथ में होंगे, तो कहीं ना कहीं अमावस दोष का भी सीन बनता है। तो 11, 12 तारीख को थोड़ा माता पिता पक्ष का ध्यान रखें, संतान पक्ष का भी ध्यान रखें। और अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन चीज़ों में भी आप थोड़ा ध्यान ही रख के चलें। यानी ऐसा ना करें कि पढ़ाई में आप कोई एग्ज़ाम है आपने लाइटली लिया, अच्छे से नहीं किया, तो उसका ध्यान रखें। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे घर में आ जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए
चंद्रमा जब भी छठे घर में आते हैं 8 नंबर में वो नीच के हो जाते हैं। और वहीं जो इनका डिस्पोजिटर प्लेनेट है यानी मंगल, ये 5वें घर में चल रहा होगा यानी अपने से 12वें में। तो कहीं ना कहीं आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। अगर आप लोन वगैरह लेते हैं इन दिनों में अवॉइड करें, पैसे का लेना देना अवॉइड ही करना चाहिए इन दिनों में। और कहीं ना कहीं बाहर का खाना खाना, व्हीकल थोड़ा सेफली ड्राइव करना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 7th हाउस में। यहाँ अगर आप बिजनेस करते हैं या आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की भी तरक्की हो सकती है, बिजनेस में भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों 18 19 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 8वें घर में, ये अपने ही घर को देखेंगे। तो धन के लिए तो ठीक है, लेकिन 8वां घर अनिश्चित घर होता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी सडन लॉस सडन गेन का भी सीन बन सकता है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 9th हाउस में। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फादर की कुछ तरक्की हो सकती है, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं और इस पीरियड में आपका कोई वाइवा पड़ता है तो वो भी अच्छा जाएगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपकी कुंडली के 10th हाउस में। दोस्तों चंद्रमा अगर 10th हाउस में हो वैसे तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे ये राहु के साथ रहेंगे। राहु डिग्री वाइज वीक है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा साथ में है, चंद्रमा केमद्रुम योग में है, या किसी भी तरीके से शनि के साथ हैं 6 8 12 में बैठे हैं, तो इन दिनों में थोड़ा मानसिक स्थिति परेशानी वाली कुछ हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपकी कुंडली के 11वें घर में। ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। आपको फाइनेंशियल भी एडवांटेज होगा, जॉब में भी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, संतान पक्ष की भी उन्नति होगी, कहीं ना कहीं धनागमन भी अच्छा बना रहेगा। 26 27 28 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में। धन के मालिक का 12वें घर में होना और वो भी उच्च का हो जाना, यानी कहीं ना कहीं आपके धन जो खर्च होगा अधिक होगा, लेकिन किसी के परोपकार में या पूजा पाठ में या विदेश संबंधित काम में हो सकता है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं फिर भी सोच समझ कर ही धन खर्च करें, अधिक धन व्यय करने से बचें। दोस्तों ये कोई डेट्स हैं जो मैंने लिखी हैं, इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। इन दिनों में बाहर का खाना अवॉइड करें, कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा पिएं और व्हीकल सावधानी से चलाएं। किसी से अननेसेसरी मनमुटाव परेशानी ना पालें, अगर ऐसा सीन बनता है तो उसे टाल दें अगले दिनों में, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले और आप ये बुरे दिनों को निकाल लें। सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 5वें घर में चल रहे हैं और 17 तारीख को ये चले जाएंगे छठे घर में। दोस्तों सूर्यदेव 7 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, 1 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। कहीं ना कहीं महीने का जो पहला हाफ है यानी 17 तारीख तक सरकारी काम ना बनना, कुछ अड़चन आ जाना, कोई आपने टेंडर डाला था कोई प्रॉब्लम होना, ऐसी चीज़ हो सकती है। जैसे ही सूर्य आ जाएंगे छठे घर में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन, कोई सरकारी काम है, कोई टेंडर अप्लाई किया है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का सीन बनता है 17 तारीख के बाद। मंगलदेव की बात करें, मंगलदेव आपकी कुंडली में 6th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, जो कि छठे से छठा होता है। और ये 15 तारीख को वृश्चिक यानी अपनी राशि में आ जाएंगे और उससे पहले ये रहेंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में चंद्रमा का हो, 5th हाउस में मंगल का होना, अपने ही घर को देखना लाभ के लिए तो अच्छा है, यानी मंगल की महादशा अंतरदशा आपके लिए अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं लाभ तो आपको दिलाएगी। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा इस पीरियड में ध्यान रखें, प्रेगनेंसी लॉस का भी सीन बन सकता है। मंगल छठे घर में चले जाएंगे 15 तारीख के बाद। छठे घर के मालिक का छठे घर में होना कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं पे आपको विजय दिलाएगा, यानी अगर आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहे थे तो वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति आपके केस में 2 घरों के मालिक होते हैं जो दोनों केंद्र घर हैं, एक सप्तम और एक दसम, यानी स्पाउस बिजनेस पार्टनर घर और नौकरी का घर। और ये चल रहे हैं 11th हाउस में और राहु से निर्जात इनको मिल गया, यानी राहु से परे हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस में, स्पाउस से रिलेटेड, जॉब में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, 30 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का सीन बनता है, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में नवम सप्तम से 5th हाउस में बैठे होंगे, तो नवम पंचम का राजयोग उनका अपने ही घर से बन जाएगा और वो घर भी लाभ का है। तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा 30 अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपकी कुंडली के 10th हाउस में आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद
और केतु फोर्थ हाउस में। ज्योतिष में एक बात कही जाती है या थोड़ी प्रचलन में है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। राहु का 10th हाउस में होना नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। आपका विदेश में भी नौकरी का सीन बना सकता है, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में आपको काम मिल सकता है। और विदेश यात्रा या विदेश से रिलेटेड आपका वर्क मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। वहीं केतु जो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माता पक्ष से या घर के अंदर इनसेटिस्फेक्शन फील करना, ऐसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग की बात करते हैं। गजकेसरी राजयोग बहुत अच्छा है मॉनेटरी फ्लो को देखने के लिए। अगर आपका ऐसा काम है, पैसा लिया और पैसा दिया, कभी कमीशन बेस्ड है, या जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है, अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है, तो कहीं ना कहीं ये दिन बड़े अच्छे बन जाते हैं। 3, 4, 5 का बड़ा अच्छा ये दिन रहेगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा होंगे, गुरु से केंद्र में होंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा 11, 12 तारीख को फिफ्थ हाउस का चंद्रमा होगा, तो यहाँ पे भी भले ही ये अमावस के पास का सीन होगा, लेकिन तब भी आपका लॉटरी, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि सोच समझ कर ही ये सारे कार्य करें, रैश डिसीजन ना लें। वहीं 18, 19 तारीख का ये आपका बनेगा 8वें घर का। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा वैसे भी वीक हो जाते हैं। और 24 और 25 तारीख को ये बनेगा 11th हाउस का। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गज केसरी राजयोग की भी आप डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगन के मालिक का 6th हाउस में जाना 6 से 26 तक जो 20 दिन है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फैमिली की बात की जाए, तो फैमिली के लिए हम यूजली सेकंड हाउस देखते हैं, और चंद्रमा बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको अच्छा बताया वैसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया 6, 7, 8 तारीख को चंद्रमा होंगे 3rd हाउस में, छोटे भाई बहन की तरक्की हो सकती है। 24, 25 को रहेंगे 11th हाउस में, बड़े ब्रदर सिस्टर्स का फ़ायदा हो सकता है। 11, 12 तारीख को 5th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष की उन्नति हो सकती है। लेकिन अगर मंगल की महादशा, अंतरदशा, पति अंतरदशा है, प्रेगनेंसी है किसी फीमेल को, तो थोड़ा ध्यान रखें। एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन के जो घर के मालिक बनते हैं वो नीच के रहेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया उनका नीच भंग भी नहीं होगा। यानी छात्रों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ पढ़ के काम चल जाएगा, ऐसा सीन ना बनाएं, पढ़ाई में अच्छी मेहनत करें। जो लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में हैं, यानी उनके कुछ अफेयर वगैरह चल रहे हैं, उनको मैं कुछ डेट्स बता देता हूँ जो डेटिंग के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। उनमें जो डेट्स बनेंगी, एक तो बनेगी 8, 9, 10 तारीख की, जब चंद्रमा और शुक्र साथ में होंगे चौथे घर में। और दूसरी बनेगी 22, 23 तारीख, जब चंद्रमा और शुक्र का ऑपोजिशन होगा। तो दोस्तों, ये डेट्स आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं अगर डेटिंग पे जाना चाहें। अगर हम ओवरऑल जॉब की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि शनि देव का 9th हाउस के मालिक होना, 9th हाउस में बैठे होना, राहु का 10th हाउस में बैठे होना, गुरु का 11th हाउस में बैठे होना, तो कहीं ना कहीं धर्म, कर्म और फल, ये तीनों बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जॉब में आपकी स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। अगर आप कहीं काम करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो जॉब की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। जॉब में आपका प्रमोशन भी हो सकता है, नेम फेम अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। मैरिज की बात की जाए, दोस्तों मैरिज के लिए भी ये पीरियड अब थोड़ा बेटर स्टार्ट हो गया है, जब राहु से जुपिटर अलग हो गए हैं, यानी 7th हाउस के मालिक 11th हाउस में बैठे हैं, तो मैरिज से लाभ होने का योग बन जाता है, स्पाउस की तरक्की का भी योग बनता है। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें, तो फाइनेंसिस के फ्लो में पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, ऐसी स्थितियाँ बनी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लो आपका अच्छा बना रहेगा, क्योंकि 11th हाउस के मालिक जो हैं मंगल, वो पहले अपने ही घर को देख रहे हैं, और उसके बाद वो छठे घर में चले जाएंगे। मंगल वैसे भी छठे घर में ठीक रिजल्ट देते हैं, और अपना ही घर है उनका। और उसके अलावा 11th हाउस में जो गुरु बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें कि महीना आपके लिए ओवरऑल क्या गेंस, क्या चीज़ें लेके आ रहा है, तो जॉब की स्थितियाँ मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अभी आपके ऊपर ना तो शनि की कोई साढ़े या कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इन जनरल अगर आपकी विशेष परिस्थिति है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि दोस्तों उसमें लगन कुंडली में, चंद्र कुंडली में प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, ये सब देखना होता है। गोचर का नक्षत्र भी रिजल्ट देता है, लेकिन प्राइमरी जो भी होगा वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही होगा। दोस्तों, आज आपने जाना मिथुन लगन, मिथुन राशि का ये महीना कैसे जाएगा। पूजा के लिए आप गणेश आरती कर सकते हैं, सब जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो भी कर सकते हैं, या सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, या शिव चालीसा, भैरव चालीसा। अदरवाइज ये महीना मैंने आपको जैसे बताया, कुछ पक्ष के आप ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें जॉब रिलेटेड अच्छी जाएंगी।
आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।